दलित दस्तक के सभी साथियों को मेरा जय भीम। नमस्कार साथियों, मैं अनिल जय हिंद एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और आज आपके बीच मैं एक विशेष मुद्दा लेकर के आया हूं जिसका संबंध अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी से है। एक शायर ने कहा है कि वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न सुधरोगे तो मिट जाओगे। अरे ए भारत देश के नागरिकों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। तो दोस्तों, अगर मैं आपको ये कहूँ कि पिछले चंद वर्षों से जो मेडिकल की पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स होती हैं जिनको हम MD MS बोलते हैं, उनमें अन्य पिछड़ा वर्ग का OBC का आरक्षण टोटली समाप्त है, पूर्णतया ख़त्म है। तो शायद आप में से ज़्यादातर इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है। पिछले कई वर्षों से OBC वर्ग का जो आरक्षण MD और MS में मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा। अब मैं उसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि आपको बता दूं। पिछले कुछ वर्षों से क्या हो रहा है कि देश में जितनी भी MD MS की सीट हैं वो विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस में होती हैं, तो उनमें से जो 50% सीटें होती हैं वो केंद्र अपने पूल में ले लेता है, अपने खाते में ले लेता है। और ये लगभग 16,000 सीट होती हैं पूरे देश में MD MS की हर साल। तो करीब करीब 8,000 जो सीट होती हैं MD MS की, वो केंद्र सरकार अपने पूल में ले लेती है और उसके लिए एक परीक्षा कराती है जिसका नाम है नीट। नीट मतलब NEET, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। उस परीक्षा के आधार पर ये जो 8,000 सीटें हैं जो सेंट्रल पूल में आती हैं, केंद्र के खाते में आती हैं, उन सीटों का नीट की परीक्षा के आधार पर आवंटन होता है। कोई बात नहीं, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अब क्या होता है कि उस आवंटन में जो OBC को सीट मिलनी चाहिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की सीट तो जो भी 7.5% और 5% जो नियम है उसके अनुसार आवंटित होती है। लेकिन जो OBC का जो केंद्र का 27% का आरक्षण रहता है वो इस पे लागू नहीं होता। माफ़ कीजिएगा, क्योंकि सरकार में जो बैठे हैं लोग वो कोई ना कोई आरक्षण ना देने का बहाना ढूंढते हैं। ये हमने हमेशा देखा है और 70 साल से यही चल रहा है। तो एक उन्होंने क्या किया, एक बहाना निकाला कि 2006 में जो सरकार ने OBC को आरक्षण देना शुरू किया था शिक्षा में, तो उस ऑर्डर में लिखा था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि उस समय ये माना जाता था कि स्टेट यूनिवर्सिटी अपना आरक्षण अपने नियमों के अनुसार दे रहे हैं कि जिस स्टेट में जैसा भी नियम है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बिल्कुल आरक्षण नहीं था, तो उन्होंने वहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आरक्षण लागू कर दिया। तब तक ये नीट की परीक्षा नहीं होती थी, इस तरह की कोई स्थिति पैदा नहीं हुई थी। तो उन्होंने अपनी एक ऑर्डर जारी कर दिया। अब यहाँ पे जो भी मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, उन्होंने बाल की खाल निकालते हुए कह दिया कि ये जो नियम है आरक्षण का शिक्षा में, ये सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की सीट्स पे लागू होता है। तो 8,000 सीटों में लगभग 2,200 सीट ऐसी हैं जो अगर 27% मिले OBC को आरक्षण, तो 2,200 सीट यानी 2,200 सीट वो OBC को मिलेंगी। उनमें से क्या होता है कि तमाम तरह के कॉलेजेस हैं। कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ है, उनके अंदर कुछ मेडिकल कॉलेज आते हैं। तो उन मेडिकल कॉलेजेस में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आते हैं, DU BHU जैसी केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंडर आते हैं, उनमें तो 27% का आरक्षण दिया जाता है। लेकिन जो सीटें स्टेट में आती हैं, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 15-20 मेडिकल कॉलेज हैं,
उनमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का और BHU का तो चलो केंद्र सरकार के उसमें आ गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। जो बाकी कॉलेजेस हैं उनमें OBC को आरक्षण सेंट्रल पूल, जो केंद्र सरकार के खाते की सीटें हैं, उनमें नहीं दिया जाता। इस तरह से एक जानकारी के मुताबिक जो 2200 सीट हैं उनमें से OBC को केवल 74 सीट्स मिलती हैं और बाकी जो सीट्स हैं वो जनरल के खाते में चली जाती हैं। तो साथियों, ये हर वर्ष होता है, यानी अब तक हजारों सीटें जो OBC वर्ग को मिलनी चाहिए थी वो जनरल के खाते में चली गई। अच्छा, मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखूंगा और मैं समझता हूँ कि OBC के ज़्यादातर लोग अभी इससे अनभिज्ञ हैं, क्योंकि हमारा जो OBC का वर्ग है, मैं खुद OBC वर्ग से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं देखता हूँ अपना OBC का वर्ग जो है वो धर्म के नशे में, राष्ट्रवाद के नशे में, उसमें मस्त है। जैसे कहा जाता है ना कि अफ़ीम है, तो ये अफ़ीम का नशा है, उसमें वो मस्त है। थाली बजा रहा है, ताली बजा रहा है, घंटा बजा रहा है, शंख बजा रहा है, उसे पता ही नहीं। वो गाना था कि तेरी गठड़ी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, वो जाग ही नहीं रहा, नशे में चूर है। तो ये सब चल रहा है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये चलते हुए ये OBC का वर्ग इससे टोटली अनभिज्ञ है, उसको जानकारी ही नहीं है। अभी कुछ दिनों से हमारे साथियों ने थोड़ा सोशल मीडिया पे इसका प्रचार विचार शुरू किया, तो थोड़ी सी जानकारी लोगों को होनी शुरू हुई है और हमारे कुछ साथी बड़े ज़ोर शोर से इस काम में लगे हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि हम जल्दी ही एक जन जागरण में कामयाब होंगे। अच्छा, एक बात, क्योंकि मैं खुद भी जानकारियाँ इकट्ठे कर रहा हूँ और तमाम तरह के लोगों से मिल रहा हूँ, पत्रकारों से बात कर रहा हूँ, लॉकडाउन में जो भी संभव है, और जो लोग सत्ता के गलियारों में घूमते हैं उनसे मेरी बातचीत चल रही है। एक बात मैं आपको, बड़ी गंभीर बात है, वो मैं आपके सामने ज़रूर लाना चाहता हूँ कि इस समय जो सत्ता के गलियारों में जो ताकतवर लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो OBC को आरक्षण मिले। उनका एक तर्क है, उनका तर्क ये है कि जो व्यक्ति MBBS कर गया वो तो पिछड़ा रहा ही नहीं, और OBC को जो आरक्षण दिया जाता है, जैसे शेड्यूल कास्ट में तो जो आरक्षण दिया जाता है वो अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता के आधार पर दिया जाता है, लेकिन OBC में जो आरक्षण का आधार है वो है सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन। तो उन लोगों का, यानी जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, उनका जो कुतर्क है वो ये है कि जब कोई व्यक्ति MBBS कर जाता है तो उसके बाद वो पिछड़ा नहीं रहता, और इस कुतर्क को वो यही नहीं कि मेडिकल तक ही सीमित रखना चाहते हैं। बहुत जल्दी, और इसमें कोई 10-5 साल नहीं लगने वाले, अगले 2 साल में, 1 साल में, 3 साल में ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा प्रयास होगा कि OBC को पोस्ट ग्रेजुएशन में आरक्षण ख़त्म किया जाए। यानी BA के बाद अगर कोई MA में आरक्षण लेना चाहे तो उसको नहीं मिलेगा, ऐसे ही अगर BTech के बाद MTech में लेना चाहे नहीं मिलेगा, या कोई MBA करना चाहता है या ग्रेजुएशन के बाद LLB करना चाहता है, तो जब वो एक ग्रेजुएट हो गया तो उनका कहना है कि वो काहे का पिछड़ा रहा, उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। और इस बात को बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। शायद कुछ लोगों को लगे नहीं ये तो ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा हो रहा है और होगा। OBC के आरक्षण में आप सब ने देखा कि आबादी OBC की 52% उन आंकड़ों के हिसाब से थी, कई जातियाँ उसमें बाद में और जोड़ दी गई, और 1931 का जो 52% वाला आधार है उसके हिसाब से कुछ आबादी बढ़ी भी है। तो आज करीब 60% आबादी OBC वर्ग की है। आरक्षण कितना मिलता है? 27%। संविधान में क्या लिखा हुआ है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को पर्याप्त मात्रा में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, यानी पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो क्या 60% को 27% दे दिया जाए तो ये पर्याप्त है? चलिए उसको भी पर्याप्त मान लीजिए। लेकिन अगर आप और गहराई में जाएंगे, जाके देखेंगे नौकरियों में, तो OBC वर्ग आज भी 13, 14, 15, 16% है विभिन्न क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 की नौकरियों में। तो
ये सरेआम अन्याय हो रहा है। मतलब बिल्कुल भी ये बात जचती नहीं है, लेकिन चल रहा है। और हमारा ओबीसी वर्ग ही जो है वही मनोवादी ताकतों का बहुत बड़ा उसमें हिस्सा ऐसा है जो मनोवादी ताकतों का लठैत बना घूम रहा है और इसमें बहुत गर्व करता है और बहुत खुश है। साथियों, एक क्रीमी लेयर की बात है जो ओबीसी वर्ग में है, और वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि क्रीमी लेयर का जो सिद्धांत है वो है आर्थिक आधार, और आर्थिक आधार पे तो आरक्षण नहीं दिया जाता। ये कोई गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम तो है नहीं, ये तो प्रतिनिधित्व का कार्यक्रम है। तो क्रीमी लेयर का आप देखें क्या विसंगति है। अगर ओबीसी वर्ग का कोई व्यक्ति उसकी परिवार की आय वार्षिक 8 लाख रुपए है, तो उसको क्रीमी लेयर में डाल दिया जाता है कि भाई तुम तो क्रीमी लेयर आदमी हो गए, तुम तो मलाईदार तबका हो गए, बहुत पैसे वाले हो गए भाई, तुम तो 8 लाख रुपया हर वर्ष, तुम्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। और वही 8 लाख रुपया अगर कोई अनरिजर्व कैटेगरी बोलते हैं या जनरल कैटेगरी बोलते हैं, या मैं कह दूँ जो सवर्ण लोग होते हैं, उसी 8 लाख की जो कैप है, अगर उसमें कोई सवर्ण वर्ग का आता है तो उसको कह दीजिए ओहो ये तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इसको तो आर्थिक आधार पे आरक्षण की ज़रूरत है, आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है ये तो यानी 8 लाख रुपए वाला ओबीसी का आदमी जो है वो मलाईदार तबका है, और 8 लाख वाला सवर्ण वो गरीब है। परिभाषा देखिए। लेकिन चलिए, हम लोग सब मस्त हैं, अपने अपने कामों में मस्त हैं। अब सवाल माफ़ कीजिएगा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब अगर ये स्थिति है तो किया जाए। तो हमारे पास कई रास्ते हैं। हम नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस में हमने शिकायत दर्ज कराई है, और कल ही नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस की एक बैठक हुई, और उसमें उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को एक नोटिस जारी किया है कि 15 दिन के अंदर अंदर आप इसका जवाब दीजिए कि ये क्यों नहीं दे रहे आप आरक्षण, और अगर आप 15 दिन में जवाब नहीं देंगे तो हमारे पास सिविल कोर्ट की जुडिशियल पावर है, हम उसका इस्तेमाल करके आपको जबरदस्त यहाँ पे आने के लिए मजबूर करेंगे। तो अभी 15 दिन में देखते हैं उनका क्या जवाब आता है। एक ओबीसी की पार्लियामेंट कमेटी है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं राज्यसभा लोकसभा के, उनकी एक कमेटी होती है जिसको ओबीसी पार्लियामेंट कमेटी बोलते हैं, वो डिफंक्ट है। जहाँ तक कमीशन की और ओबीसी पार्लियामेंट कमेटी की बात है, मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ जो आपको हमको सबको समझना चाहिए कि कमीशन में जो अपॉइंटमेंट होती है वो किस तरह से होती है। मान लीजिए कांग्रेस सरकार है देश में, तो राहुल जी, सोनिया जी, या कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी या हाई कमान जिसको कहेगी, जो उनके आगे पूंछ हिलाएगा, उसको नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस में चेयरमैन बनाया जाएगा और उसका सदस्य बनाया जाएगा। अब सरकार अगर भाजपा की आ जाएगी, एनडीए की सरकार है जैसे आजकल, तो जो आदमी मोदी जी के आगे, अमित शाह के आगे या संघ के आगे अपनी पूंछ हिलाएगा, जी हजूरी करेगा, जो उन्हें लगेगा कि ये हमारा आज्ञाकारी है, ये हमारा वफादार है, वो उसको बनाएंगे। अगर इस तरह का कोई व्यक्ति कमीशन में बनेगा तो क्या आप सोच सकते हैं कि वो अपना कोई इंडिपेंडेंट स्टैंड लेगा? क्योंकि कमीशन का मेंबर बनना एक समाज में बहुत इज्जत की बात है। आदमी को लुटियन जोन में नई दिल्ली में बंगला मिलता है, उसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट का दर्जा मिलता है, जो चेयरमैन है उसको तो बल्कि कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिलता है, गाड़ी घोड़ा ये वो तमाम तरह की सुविधाएं हैं, आपको पूरे देश से जगह जगह निमंत्रण होता है, आपका स्वागत किया जाता है, आपको स्टेज पे बीच में बिठाया जाता है, आपको बुके पेश किए जाते हैं, तो कितना उसमें मतलब आनंद है। और वो आनंद कोई इसी जरा सी बात पे कि उसको तर्कशील क्या बात लग रही है या उसको क्या उसका स्वाभिमान कह रहा है, आज की स्थिति में ऐसी उम्मीद करना बेकार है। तो आप ये मान के चलिए, अगर नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के लोग कुछ करते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि आम तौर पे जो इस समय सत्ताधीन में लोग मौजूद हैं, उनमें जो प्रभावशाली वर्ग है, जिसका प्रभुत्व है, जो ताकतवर वर्ग है,
वो आरक्षण के सिद्धांत के ही खिलाफ है। अब हमारे पास क्या मुद्दा बचता है, मतलब कौन सा रास्ता बचता है कि हम अपने को न्याय जिससे हम पा सकें। एक हमारे पास लीगल मुद्दा है जो बहुत कॉस्टली होता है। ज़्यादातर जो वकील हैं वो भी आरक्षण के विरोधी मानसिकता के हैं, जो बड़े वकील माने जाते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन ज़्यादातर बड़े वकील जो हैं वो खुद आरक्षण विरोधी मानसिकता के होते हैं। अगर आप उनको इंगेज कर भी लेंगे तो आपसे मोटा पैसा ले लेंगे। एक एक पेशी की 5-5, 10-10 लाख रुपए फीस लेते हैं वो लोग, और दिल से आपका मुकदमा नहीं लड़ेंगे। और इतना खर्चा भी हमारे लोग करने में थोड़ा सा कतराते हैं, पूलिंग नहीं कर पाते, एकता की कमी है, संगठन की कमी है। दूसरा, हमारे पास पॉलिटिकल रास्ता है। हमारी कुछ राजनीतिक दल हैं जिनको माना जाता है कि ये सामाजिक न्याय की हितैषी हैं, ये दलितों की, पिछड़ों की हितैषी हैं। उत्तर प्रदेश में हैं, बिहार में हैं, अपना महाराष्ट्र, तमिलनाडु में हैं। लेकिन उनसे भी आप बहुत ज़्यादा उम्मीद इसलिए नहीं कीजिए, कोई जगह वो देखते हैं कि सामाजिक स्तर पे आंदोलन बहुत मजबूत नहीं है इस विषय को लेकर के, इस मुद्दे पे गर्म नहीं है माहौल, तो वो भी नहीं बोलते। जैसे पुरानी कहावत है कि माँ दूध तब पिलाएगी जब बच्चा रोएगा। तो देखते हैं कि हमारे बच्चे रो ही नहीं रहे, वो तो सड़क पे हैं ही नहीं, वो तो आंदोलनरत हैं ही नहीं, वो तो मस्त हैं, वो तो घंटा बजा रहे हैं, शंख बजा रहे हैं, थाली बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। तो वो भी इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे, ये हमें समझना चाहिए। कई लोग हमारे इस बात को उठा देते हैं कि हमारा XYZ नेता क्या कर रहा है, हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय हो गया। भैया, नेता भी आपका तभी काम करेगा जब आप में एकता, आप में शक्ति, जनशक्ति आप दिखाओगे। तो हमारे पास एक ही चीज़ है, एक ही ताकत है, जिसका नाम है जनशक्ति। हम 85% हैं। हम जनशक्ति में उनसे बहुत अधिक ताकतवर है, वो 15% है। लेकिन जब भी सड़क की लड़ाई होती है, सड़कों पे आने के लिए आह्वान किया जाता है, तो मेरे साथी शायद कुछ बुरा मान जाएं, सच्चाई ये है कि जो 15% आबादी की जो संख्या, जो नफरी सड़कों पे आती है, और जो 85% की अगर आप उनसे कंपेयर करें, वो जो नफरी सड़क पे आती है, ज़मीन आसमान का अंतर होता है। लगता है वो 85% वाले तो 5% हैं, और 15% वाले लगते हैं कि ये तो 80% वाले लोग हैं। उनकी संख्या, सड़क के आंदोलन भी उनके ज़्यादा जोरदार होते हैं। और एक ही ताकत है हमारे पास जनशक्ति की, उसका भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी तो उन लोगों के पास धन शक्ति है, उनके पास मीडिया है, वो ब्यूरोक्रेसी में, नौकरशाही में बहुत मजबूत हैं, वो न्यायपालिका में, जुडिशरी में हमसे बहुत मजबूत हैं, अंट निर्णय करवा लेते हैं, और तमाम जगह मौजूद है वो तो अब मैं इस पर क्या करें कि अब इस समय जो स्थिति है वो तो जन जागरण की है। हमें अगले 15-20 दिन बहुत ज़्यादा जन जागरण सोशल मीडिया वगैरह पे, लॉकडाउन की स्थिति में जो भी संभव है करना चाहिए, और एक आंदोलन बनाना चाहिए। और किसी शायर ने भी कहा है कि ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, जीना है इस दौर में तो कोहराम मचा दो। चलो कोहराम मत मचाओ, कम से कम आवाज़ तो ढंग से उठा दो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी इस बात को सुना। आप सबका धन्यवाद। जय भीम, जय भीम, जय भारत।